एक आदमी की सनक का नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। ये एक आदमी की बौखलाहट और सनक है। आप चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखिए और जवाब कहीं और से ही आता है। हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी। जवाब आता है प्रहलाद जोशी से। खरगे जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, जवाब आता है तेजस्वी सूर्या से। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये मुद्दे ऑन एयर रखिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर मैं बोलना चाहती हूँ। प्रहलाद जोशी, आप इतिहास में कैसे याद किए जाना चाहते हैं आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन जहां तक मैं देखती हूँ इतिहास आपको मोहम्मद बिन तुगलक नंबर 2 याद करेगा। या तो सारा देश झूठ बोल रहा है और एक मोदी जी अकेले हरिश्चंद्र हैं हमारे युग के, या मोदी जी और उनकी सरकार झूठ बोल रही है और मुद्दों से भाग रही है, और मैं और आप दोनों जानते हैं असलियत क्या है। विपक्ष है ना हम आपके तमाशबीन, आपके चरण चंपक मीडिया थोड़े ही हैं। आपके चरण चंपक वो लोग थोड़े ही हैं जो बाजी मोदी जी करेंगे, जब लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे और आप बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे। मोदी जी एक बात भूल गए कि इतिहास गारे चुने मिट्टी की इमारतों से नहीं लिखा जाता है, इतिहास बुलंद इरादों से लिखा जाता है। इतिहास तब लिखा जाता है जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दीजिए और अमेरिका जैसी ताकतों में आंख डाल के कहिए हम ये करके रहेंगे। इतिहास तब लिखा जाता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद रोना नहीं रोया जाता है और आईआईटी एम्स और स्पेस में जाने का मंसूबा रखा जाता है, हौसला रखा जाता है, उसकी नींव डाली जाती है। अभी भी आपको पता होगा, आज हेडलाइन है, मोदी जी कह के गए अपने, देखिए स्क्रीन पर, अपने मंत्रियों से कि सनातन पर सख्ती से दें जवाब। हर जगह हेडलाइन आज यही है। तो ये तो कह रहे हैं कि इतिहास तो दरअसल 2014 के बाद हम बना रहे हैं, उसके पहले का इतिहास दागदार था। किस सनातन की आप बात कर रहे हैं? उस सनातन में तो कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं भी आपा। क्या है आपका राजधर्म? आपका राजधर्म यह है कि लोग भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से मर। ये सनातन ना धर्म के। सनातन धर्म में तो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, ब्रजभूषण सिंह शरण को अपने बगल में बिठाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर पे तब तक कार्रवाई नहीं करते जब तक कोर्ट टिप्पणी नहीं करता है, और आप सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म शिव और शक्ति का धर्म है और शक्ति का स्वरूप हर इस देश की महिला है, उसका सम्मान करेंगे आप? बेकार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के हर काम जो है वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया होते हैं। आज की तारीख में अजीत जी, दिक्कत की बात यह है कि मंत्री, सांसद, ये सब लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं, और जो जितनी मुस्तैदी से, जितनी जोर से चीख कर झूठ बोलता है, उनको लगता है वो सच को वैसे दबा देंगे। नमस्कार दोस्तों, संसदीय इतिहास की जानकारी रखने वाले तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बीते 48 घंटों से यह सवाल उठा रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र, जिस सत्र की तारीख तो तय हो गई, लेकिन उस सत्र का एजेंडा क्या है किसी को पता नहीं। सत्र बुलाने के पीछे मकसद क्या है किसी को पता नहीं। इस बीच हुआ ये कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी सोनिया गांधी ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को। स्क्रीन पर आप सोनिया गांधी की चिट्ठी देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दे गिनाए और कुछ सवाल उठाए कि आपने संसद का सत्र तो बुलाया, लेकिन न तो हम लोगों से कंसल्ट किया, न विपक्ष को भरोसे में लिया, न हमें एजेंडा पता है। हम शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ मुद्दे हैं। और 9 मुद्दे सोनिया गांधी ने गिनाए, जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन जवाब कुछ घंटों के भीतर आया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से। स्क्रीन पर दोनों चिट्ठियां हैं, एक चिट्ठी सोनिया गांधी की, दूसरी प्रहलाद जोशी की। प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी की चिट्ठी के जवाब में कुछ आरोप लगाए। आरोप कांग्रेस पर, विपक्षी दलों पर। आरोप कि आप परंपरा को नहीं जानते हैं। आरोप ये कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद और हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। यह आरोप सोनिया गांधी पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से लगाया गया। और उसके बाद उसमें यह भी कहा गया, 2 पन्ने की चिट्ठी है, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कि शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जवाब कांग्रेस ने भी दिया है, जयराम रमेश ने। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन जवाब और प्रहलाद जोशी ने जो कहा, जो आरोप है, उस पर विस्तार से जरा मैं भी समझूं, आप भी समझे। हमारे साथ है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता मैं कहूंगा, जो बहुत ही
आक्रामक ढंग से अपना पक्ष रखती हैं। न्यूज चैनल्स पर आप देखते हैं, कभी कभी मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्य धारा की मीडिया से अलग जरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आइए और अपनी बात रखिए। तो सुप्रिया, मैंने भूमिका में बता दी वो बात सोनिया गांधी ने जो कही, उस पर कल हमने विस्तार से बहुत बातें की। लेकिन जो बात प्रहलाद जोशी ने कही, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि आप लोग अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हमारे लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, इस देश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारत जोड़ो यात्रा आज ही के दिन 1 साल पहले शुरू हुई थी और उसके बाद से जितनी विक्षिप्त भाजपा हुई है वो संभल नहीं पा रही है। आपने एक चीज का उल्लेख किया और उसको मैं पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूँ क्योंकि एक पैटर्न है। आप चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखिए और जवाब कहीं और से ही आता है। हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी, जवाब आता है प्रहलाद जोशी से। खरगे जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, जवाब आता है तेजस्वी सूर्या से। तो सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय सक्षम नहीं है राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक लोगों का जवाब देने के लिए? बाकी लोगों को हर वक्त कवर फायरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और ये एक तरह से प्रधानमंत्री की भी अवमानना है। इस देश के प्रधानमंत्री, उनको चिट्ठी लिखी जाती है, आपको कोई चिट्ठी लिखे, जवाब आपका सेक्रेटरी देने लगे, तो यह आपकी भी अवमानना है कि आपको बताया ही नहीं जा रहा है कि चिट्ठी का जवाब दिया जा रहा है। अगर बताया जा रहा है तो आप मतलब थोड़े सवाल उठ जाते हैं कि आपको कैसे यह काबिले बर्दाश्त है। आपने प्रहलाद जोशी की चिट्ठी का जिक्र किया। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री जरूर होंगे, लेकिन उनको संसद की कार्यवाही की या तो अल्प समझ है या हर बार की तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर मुद्दों से भटकाना चाहती है वो है। सोनिया जी ने 9 बिंदुवार मुद्दे उठाए थे और कहा था कि स्पेशल सत्र जब भी हुआ है एजेंडा पहले से पता चला है। आप 5 दिन का स्पेशल सत्र बुला रहे हो, उस बीच गणेश चतुर्थी भी बन रही है, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात हो रही होगी। 2017 में जीएसटी लागू करना था, तब स्पेशल सत्र बुलाया गया। 2019 में मुझे याद है संविधान की 70वीं वर्षगांठ थी, तब स्पेशल सत्र बुलाया गया। 2015 में संविधान दिवस बनाने के लिए बैठक करनी थी, तब स्पेशल सत्र बुलाया गया। और ये तमाम बार, ये तो मैंने इनकी सरकारों का इसलिए जिक्र किया क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान भी जब भी स्पेशल सत्र हुआ है सबको पता रहा है और सब लोग उसी तरह से प्रिपेयर होकर आए। ये इनकी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने तो हर प्रणाली, हर मर्यादा, हर परंपरा को निभाया है। तो प्रहलाद जोशी जी सबसे पहले तो झूठ क्यों बोल रहे हैं और भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आज सवाल इस बात का है। आज की तारीख में अजीत जी, दिक्कत की बात यह है कि मंत्री, सांसद, ये सब लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं और जो जितनी मुस्तैदी से, जितनी जोर से चीख कर झूठ बोलता है, उनको लगता है वो सच को वैसे दबा देंगे। एक स्पेशल सत्र है, मुझे नहीं लगता मोदी जी ने अपने उनका 18 तारीख को जन्मदिन भी होता है, हो सकता है वो मनाना चाहते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन लोगों को टी पार्टी पर घर पर तो नहीं बुलाया है। ये संविधान से चलने वाला सत्र है, ये सदन की कार्यवाही की बात कर रहे हैं, कौन से नियम के तहत क्या हो रहा है, ये विपक्ष को कैसे पता नहीं हो सकता है? न लोकसभा का, न राज्यसभा का कोई एजेंडा कैसे नहीं आ सकता है? ये अपने आप में एक विशेष बात है। मैं आपको आज अपने घर पे रात को आमंत्रित कर रही हूँ खाने के लिए। अब मेरा जन्मदिन है, मेरा कोई और दिन है, मुझे कोई पुरस्कार मिला है, मेरी वैवाहिक वर्षगांठ है, या मैंने कोई एक नई रेसिपी सीखी है, या कोई और बाहर से आया है जिसके साथ मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, ये तो मुझे आपको, ये तो एक परंपरा है ना निभाने की। ये मैं आपसी बात कर रही हूँ। संविधान और सत्र एक नियम कानून के तहत चलता है, शायद प्रहलाद जोशी जी को इसका पता नहीं है। एक चीज मैं सुप्रिया पूछना चाहूंगा कि देखिए, जो प्रहलाद जोशी ने कहा उस पर फिर मैं आगे आता हूं। जयराम रमेश ने जो जवाब दिया, जो आपने भी बताया कि पहले क्या परिपाटी परंपरा रही, उस पर भी आगे आता हूं। लेकिन पहले फिर आपको क्या अंदेशा है? मैं बार बार 2-3 दिनों से कह रहा हूं, वो कहावत सुना रहा हूं अपने वीडियो में कि 4 अंधे थे, उनके बीच कोई हाथी था। किसी ने हाथी का कान पकड़ा तो बोला ये सूप जैसा है, किसी ने पैर पकड़ा तो बोला एक खंबे जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ा तो कुछ और परिभाषा दी। वैसी स्थिति आज की तारीख में विशेष सत्र के एजेंडे का।
कोई कह रहा चंद्रयान पे बात होगी, कोई प्रस्ताव होगा, कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, कोई इंडिया और भारत वाले मुद्दे पर हो सकता है, महिला आरक्षण वाले मुद्दे पर हो सकता है, या यूसीसी पर हो सकता है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि होने वाला क्या है। और इस बीच प्रहलाद जोशी की ये चिट्ठी कि ये यही परंपरा रही है, आप खामखा राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो मैं पहले आपसे कि आपको क्या अंदेशा है, क्या जानकारी, अब तक कुछ गोपनीय खुफिया जानकारी भी मिल जाती है, सिस्टम में लोग होते हैं, कुछ पता चल गया होगा कि मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, जितना हम लोग अभी तक 9.5 साल में मोदी जी को समझ पाए हैं इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका हर काम जो है वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया होता है। तो मुझे कोई विशेष ना जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ी पॉलिटिकल समझ रखते हुए ये कह सकती हूँ, अपने बड़बोलेपन में अपनी वाहवाही करने के लिए हो सकता है किसी पंडित ने उन्हें बोल दिया हो कि अपने जन्मदिन के दिन अगर आप नई संसद में जाइएगा तो आप दोबारा से आ सकते हैं, हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के हर काम जो है वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया होते हैं। मैं 2-3 चीजों पर लेकिन विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। आपने वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया, इस सरकार ने भी वो शगुफा छोड़ा है, ये पहली बार नहीं है। मोदी सरकार लगातार हॉट एयर बलून जो शगुफा कहा जाता है वो छोड़ देती है, फिर क्या होता है, लोग उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं, चरण चुंबक मीडिया उस पर बिना सांस लिए अनवरत डिबेट करने लगता है, सबको लगता है यही एक बड़ा मुद्दा है और धीमे से वो ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन मेरी जितनी जानकारी है और मेरी जितनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि, और सबको हमारे आई थिंक सारा विपक्ष ये समझता है, ये सारे शगुफे छोड़े ही इसलिए जाते हैं जिससे कि लोग मुद्दों से ध्यान केंद्रित ना कर पाए, मुद्दों पर बात ना करें। अडानी के महाघोटाले से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ दो, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, जलता हुआ मणिपुर, महिलाओं की असुरक्षा जो एमएसपी लानी थी अभी तक नहीं ला पाए, और ऐसे तमामों जो नफरत के एजेंडे हैं उस पर लोग चर्चा ना करें तो लोगों को उलझाए रखो। हमारी पूर्वांचल की तरफ कहते हैं बजाए रखो, इधर उधर बजाए रखिए, उलझाए नहीं है लोगों को, आप ध्यान उसमें आकर्षित है। मैं कुछ अब बातें आपको बता देती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन की असलियत क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन 3 कमिटीज ने पहले भी इस पर अपना निर्णय दे दिया जो मोदी सरकार के अंतर्गत थी, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और नीति आयोग। अब इन्होंने एक चौथी कमेटी बना दी है। जिन परंपराओं और मर्यादाओं का जिक्र सोनिया जी कर रही हैं उसका मैं पूरा करना चाहती हूँ। जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं इस देश के तो आप बाईपार्टिजान हो जाते हैं, चाहे वो प्रणब दादा रहे हो या कोई भी रहा हो, आप राष्ट्रपति के तौर पे फिर आप पॉलिटिकल काम नहीं करते हैं। अब इन्होंने उस मर्यादा को भी भंग करके कोविंद जी को उसका अध्यक्ष बना दिया है। चलिए, उसके बाद आपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं रखना जरूरी समझा राज्यसभा में, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो आपका बिगुल बजाते हैं उनको गुलाम नबी आजाद को ले आए। उसके बाद आपने एक ऐसे व्यक्ति को रखा, और मेरा उनसे कोई खेत मेल का झगड़ा नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को रखा जो अपने विवाह में, उनका शायद तीसरा विवाह हुआ है और भगवान उनका वैवाहिक जीवन सुखी रखे, अपने तीसरे विवाह की पार्टी में वहां पर 2-2 ऐसे लोग हैं जो फ्यूजिटिव है, जो इंडिया से भगोड़े घोषित है, जिनको ईडी इनकम टैक्स ला नहीं पा रहा, जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, वो उनकी खुशहाली की। मैं बीच में, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ। हरीश साल्वे, हरीश साल्वे की मैं बात कर रही हूँ, और वहां पर मोइन कुरैशी और ललित मोदी थे। और ऐसे लोगों का होना एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो संवैधानिक, लीगल और लोकतंत्र का अगला चेहरा निर्धारित करेगा, मुझे लगता है कि ये बहुत प्रश्न उठाता है। आप भगोड़ों के साथ पार्टी कर ले, आप इस देश के लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये भी एक शगुफा है, और शगुफा इसलिए क्योंकि ना तो इन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेशन किया है ऑपोजिशन से, ना इन्होंने राज्यों से बात करी है। 30 लाख से ज्यादा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स लोकल बॉडीज पर है। आप किस बेसिस पर वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं? तो ये तो एक पहला शगुफा है जिसकी गुब्बारे की हवा उसके उड़ने से पहले ही निकल चुकी है। लेकिन हरीश साल्वे पर इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा इनका शगुफा क्या है? एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड, सुप्रिया, दर्शकों को बता दें, हरीश साल्वे देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे, लेकिन सरकार से उनकी प्रॉक्सिमिटी है, और उस प्रॉक्सिमिटी को घोषित तौर पर दुनिया बीते सालों से जानती है। और अभी वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी है 8 सदस्यों की, जिसमें अधीर रंजन चौधरी बाहर हो गए, खुद उन्होंने बाहर जाने का रास्ता अख्तियार किया, उनमें वो शामिल है। सुप्रिया ने जो कहा, बहुत सारे दर्शक जो नहीं जानते होंगे उनको जानना चाहिए कि देश का वरिष्ठ वकील जो सरकार का बेहद करीबी हो, वो देश के भगोड़े के साथ
एक कार्यक्रम में नजर आता है, जो उनकी तीसरी शादी थी, वो व्यक्तिगत मामला है, वो हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन वहां ललित मोदी की मौजूदगी जिसकी तलाश कर रही, उसका जिक्र सुप्रिया कर रही है, लेकिन सरकार की चुप्पी। और यहां समझने की जरूरत है कि एक देश का बड़ा वकील एक भगोड़े के साथ दिखता है तो क्यों न माना जाए कि बीच में यह रिश्ता क्या कहलाता है, और वो भगोड़ा आराम से लंदन में और दुनिया के अलग अलग देशों में दिख रहा है, बस भारत के कब्जे में नहीं है। लेकिन विपक्षी शासित राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई के छापे लगातार पड़ते हैं। सुप्रिया, मैं आपके दर्शकों के लिए, अगर आपकी अनुमति हो तो 14 सेकंड का एक वीडियो है, वो दिखा देना चाहती हूँ, आप दिखा सकते हैं। ये ललित मोदी है, वो में खड़े हुए मोइन कुरैशी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग अब भारत का लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित करेंगे, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और आपने इनको वकील कहा, बिल्कुल वकील है, लेकिन ये बहुत पॉलिटिकल बातें भी करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ये राहुल गांधी पर एक बड़ी अभद्र भद्दी टिप्पणी भी करते हुए पाए गए थे। तो ये सब लोग पॉलिटिकल मोहरे हैं, ये लोग पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश रखने का काम करते हैं। दूसरा मुद्दा, आपने यूसीसी का जिक्र किया। अजीत जी, करीब 3 साल होने को आ गए, उससे ज्यादा ही, सीएए का एक शगुफा छोड़ा गया था। उस शगुफा वो ऐसा था जिसने इस देश में बहुत सारा प्रोटेस्ट कराया। लोगों को यह डर था उनकी नागरिकता चली जाएगी। भाजपा के कुछ गुर्गों ने लोगों पर गोलियां तक चलाई और उनको सम्मानित करके सदस्य बनाया गया। लेकिन अभी तक नियम निर्धारित नहीं हुए, रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। तो वो भी एक हॉट एयर बलून था, सरकार चुपचाप पीछे हो गई। फिर यूसीसी भी एक हॉट एयर बलून है, अगर होता तो सत्र में ले आते, क्यों नहीं ले पाए ये लोग इस बार सत्र में, जो अभी खत्म हुआ मानसून सत्र? क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई अंदेशा ही नहीं है। ये मीडिया को एक कैरेट दिया गया था। फिर आप अब बात कर लेते हैं इंडिया बनाम भारत की। कौन कर रहा है इंडिया बनाम भारत? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों को छोड़कर, उनके चरण चंपक मीडिया को छोड़कर। जब से हमारे गठबंधन ने इंडिया नाम रखा, इनको इंडिया से नफरत हो गई। कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी और कभी घमंडिया कहते हैं। मैं तो थोड़ा इस बात को बहुत तल्ख तरीके से बोलना चाहती हूं। अपनी मां के नाम को कौन विद्रूप करता है भाई? अगर हम इस सरजमी को, इस वतन को अपनी मां कहते हैं, भारत माता कहते हैं कि हमारी रगों में हमारी मां का खून, अपनी मां के नाम को कौन विद्रूप करता है? ये कैसे लोग हैं, इनके कैसे दुष्कर्म है? पहली बात तो मैं ये कह दूं। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा जिसने करी, उससे आप भारत ले पाएंगे? इंडिया का गठबंधन बना के जो कहता है जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, उनसे आप इंडिया ले पाएंगे? अरे आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, तो काहे नहीं आपने कुछ और कहा था? तो ये ना, मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये थोड़ा मुझे लगता है इस पर ट्रोल खूब नाराज भी होंगे, लेकिन इस पर चर्चा करनी जरूरी है। चर्चा किस बात की है? एक आदमी की सनक का नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। ये एक आदमी की बौखलाहट और सनक है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सरजमी, वतन, जम्बू द्वीप, जिस नाम से बुलाइए, इस देश के लिए जिसका दिल धड़कता है, उससे आप इस देश को जुदा कर देंगे क्या? आप किसी भी नाम से बुलाइए। ये कंट्रोवर्सी आपकी बनाई हुई है। आपके गुर्गे पत्रकार पोल कराते हैं कौन सा नाम होना चाहिए। क्यों नहीं अधिकृत तौर पे तुरंत सरकार ने आके कहा ऐसा कोई मंजर नहीं हमारा, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं? क्यों नहीं सरकार ने कहा? ये सारी बातें कोई उठकर सवेरे थोड़ी होती है कि सन की आदमी उठ गया, उसने कहा आज ऐसा होगा। संविधान में बहस हुई, संविधान सभा में प्रपोजल पास हुआ, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। उस संविधान सभा में इनके आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो कुछ सोचकर ये चीजें करी गई थी। एक दिन आप उठ जाइए, आज लॉकडाउन लग जाएगा, एक दिन नोटबंदी हो जाएगी, एक दिन मजदूर पैदल चल जाएंगे, आज एक दिन मैं नाम बदल दूंगा। अरे आपके घर का नाम थोड़ी है, देश का नाम है। तो इस पर फिजूल की बहस है, क्योंकि ये भी जानते हैं और ये वो भी जानते हैं जो ये बढ़ा रहे हैं बहस, कि 2/3 बहुमत ही नहीं है इनके पास राज्यसभा में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का। तो ये भी एक शगुफा था, और ये शगुफा मैं आपको बता देती हूं क्यों था। ये थोड़ी जरूरी बात है। ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया क्योंकि मोदी जी ने अपनी सारी आन बान शान लगा दी थी इस G20 के आयोजन में। मोदी जी G20 1.5 साल से कर रहे थे। मोदी जी को लगा चुनाव के जस्ट पहले G20 होगा और वाह 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 सीना ठोका जाएगा। मोदी जी ने 2 साल पहले हमारा टर्न आने वाला था, वो दूसरे नेशंस को इंडोनेशिया और इटली को दे दिया था, अपना सिर्फ 1 साल पहले लिया था। अब जब G20 होने को आया, भगवान जाने क्यों, हो सकता है इनके कर्मों को देखते हुए 2 बड़े नेशंस रशिया और चीन इसमें नहीं आ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि 160 करोड़ लोगों के जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं 2 देश, रशिया और चीन,
वो इसमें नहीं आ रहे, वो अपने जूनियर लोगों को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा, आप किसी भी कूटनीतिक विशेषज्ञ से बात करिएगा, ये डिप्लोमैटिक फेलियर है। और उस पर पर्दा डालने के लिए, उस पर लीपापोती करने के लिए ये शगुफा छोड़ दो भारत इंडिया का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब ये है कि ये देश आपकी सनक से, आपके तुगलकी फरमानों से नहीं चलेगा। आप इतिहास में कैसे याद किए जाना चाहते हैं आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन जहां तक मैं देखती हूं, इतिहास आपको मोहम्मद बिन तुगलक नंबर 2 याद करेगा। सुप्रिया, ठीक है, मैंने सोचा कि आप अपनी बात पूरी करें, तब मैं एक सवाल। देखिए, बहुत सारे जर्नलिस्ट, जितने लोगों को मैं सुन रहा हूं, जिन्होंने चार दशक से पार्लियामेंट कवर किया है, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, कल भी परसों भी लगातार, सब यही कह रहे हैं कि ऐसे एजेंडा छिपाया नहीं जाता, ये छिपाने का खेल क्यों है। लेकिन मैं जरा, चूंकि मुझे उसमें एक पहलू ये भी है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार पहले एजेंडा विपक्ष को लिख कर दे, वो एक परंपरा है, रिवाज है। अगर प्रहलाद जोशी ये कहते हैं लिखकर कि शायद आपको परंपराओं की ओर आपका ध्यान नहीं है, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में, संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, तो क्या आप लोगों ने अपने लीडरशिप, चूंकि इसको मैं फैक्ट चेक अभी नहीं कर सकता इस चिट्ठी के बाद, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये रिवाज या तरीका ऐसे ही रहा, हालांकि जयराम रमेश ने कुछ मुद्दे बताए, क्या यही रिवाज रहा है, या ये सरकार ऐसे कह रही है तो मुद्दों से भटका रही है, गलत बयानी कर रही है? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको कुछ डेट के साथ वाक्य सुना देती हूँ, लोग अपने आप, आपके व्यूअर बहुत समझदार है, अपने आप डिसाइड कर लें। बिल्कुल। यूपीए 1 में वामपंथी दल समर्थन वापस ले रहा था। 2001 में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, और उस सत्र के पहले बता दिया गया था कि भाई इसलिए ये सत्र बुलाया जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 अगस्त 97 से आई थिंक 1 सितंबर 97 तक स्पेशल सत्र बुलाया गया था, और बताकर बुलाया गया था, इसलिए सत्र बुलाया जा रहा है। 2 ऐसे भी मौके हुए थे जब लोकसभा भंग होने पर उच्च सदन की बैठक विशेष सत्र के लिए बुलाई गई थी। मुझे याद है 91 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के लिए, और तब बताया गया था, और उसके बाद तमिलनाडु में ये 77 की बात है विशेष सूची में। और मैं इसीलिए बार बार इनके विशेष सत्रों पर बोल रही हूं, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसा किया है, और अब ये उससे पीछे हट रहे हैं। आप किस परंपरा को निभाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं परंपरा नहीं है। अगर परंपरा नहीं थी तो 2017 में जब मिडनाइट स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो इनवाइट पर क्यों लिखा गया कि ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है? अगर 2019 में, मुझे याद है, शीतकालीन सत्र के बीच संविधान की 70वीं वर्षगांठ थी, और उस पर एक स्पेशल सत्र बुलाया गया था, कहकर बुलाया गया था, बताकर बुलाया गया था। मुझे याद है 26 और 27 नवंबर 2015 को, तब मैं पत्रकार होती थी, संविधान दिवस मनाने के लिए एक स्पेशल सत्र बुलाया गया था, सबको बताया गया था, सब लोग प्रिपेयर होकर आए थे, और हुआ था तब ये लोग नहीं थे, तब परंपराएं निभाई जाती थी। तो मैंने आपको जो लिखित है, जो तार्किक है, और जो कोडिफाइड इंफॉर्मेशन है वो दे दी है। अब प्रहलाद जोशी या तो दुनिया को ये बताएं कि इन्होंने 15, 17, 19 में लोगों को क्यों बताया, और या ये समझाएं कि अब क्यों नहीं बता रहे। और मैं ये जानना चाहती हूं, तो जैसे आपने कहा ना, जैसे आपने कहा कि सब लोग प्रिपेयर्ड होके आए थे, इस बार वो चाहते हैं ऐसा इम्तहान हो, ऐसी बात हो कि आप लोग प्रिपेयर्ड होके ना आए, आप ऐसे तीर उड़ाते रहे, अंदाजा लगाते रहे कि ये यूसीसी है, कि महिला आरक्षण है, कि इंडिया है, कि भारत है, कि क्या है, और उसके बाद क्या जम्मू को स्टेटहुड देने का दर्जा है, या चंद्रयान पर कोई प्रस्ताव है, या जो कुछ है, और वो कोई नई चीज लेकर आएंगे ताकि आप तैयारी न कर पाए, कुंजी लीक न हो जाए। ऐसी कौन सी नई चीज लेकर आए मोदी जी 9.5 साल में, जो इन्हीं के मुंह पर बूमरैंग ना करी हो, इन्हीं के मुंह पर असफल ना रही हो, और जिसका विपक्ष ने या तो पर्दाफाश ना किया हो, या इनकी कलई ना खोली हो, या दुनिया को सच ना दिखाया हो। ऐसी एक चीज बता दीजिए आप। 9.5 साल में बड़े बड़े शगुफे छोड़ते रहते हैं ये लोग। इनके शगुफों का ये नतीजा है कि आज हम 76 साल आजादी के मनाते हुए उस कगार पर पहुंच गए कि दुनिया हमारे नाम पर फप्तियां कस रही है। ये इनके शगुफों का, ये मुझे लगता है कहीं पर अपरिपक्वता है, और मैं इसलिए बताती हूं क्यों। आपने कहा हम अनप्रिपेयर्ड, ऐसा कुछ नहीं है लोकतंत्र में जो हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, जिस पर हम बात और चर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ा संवैधानिक और बड़ा सत्र का भी एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अभी मैं कल देख रही थी और मुझे थोड़ी सी हंसी आई, इसका मैं उल्लेख जरूर करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा कुंजी ना लीक हो जाए, कल मैं ऑफिस में थी, एक बड़ा चैनल देख रही थी, और फिर मैंने उसका
तथ्य वेरीफाई करने के लिए और चैनल देखे, सब पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज क्या थी? सूत्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने क्या कहा मंत्रियों को, टाइम से पहुंचना है, बसों में बैठकर जाना है, अपनी गाड़ी से पहुंचना है, जो अधिकृत नहीं है वो नहीं बोलेगा। ये किंडरगार्टन, ये केजी के बच्चे हैं या मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री है? मुझे ये बताइए। मैं अपने 17 साल के लड़के को अगर इतने वो देने लगूं तो वो पलट के कहेगा मैं 17 साल का हूं, 1 साल में वोट करूंगा, मुझे इतनी अकल मत सिखाइए आप। और यहाँ पर मंत्रियों को ऐसे वो कान पकड़ के, बच्चों को नहीं बोला जाता अभी ऐसे करो, अभी यहाँ जाओ, अभी ऐसे खड़े रहो, हाथ बांधो, ऐसे हंसो, वैसे बैठो, अब खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ। मतलब ये क्या बना दिया इन लोगों ने लोकतंत्र को? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं इसको लोगों को लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, मैं एक्चुअली मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं ये दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ और इस पर चर्चा करवाना चाहती हूँ। और हम सब चाहते हैं समझना कि क्या सरकार के मंत्रियों को अपनी गाड़ी में कैसे बैठना चाहिए, समय का कैसे ध्यान रखना चाहिए, नहीं पता है। ये भी मोदी जी बता रहे हैं। तो फिर तो भाई भला हो इस देश का और भला हो इस सरकार का, अगर इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है। और इसीलिए शायद हम उस कगार पे खड़े हैं जहां पर हम आज खड़े। लेकिन सवाल ये भी है ना कि भाई जो मुद्दे सोनिया गांधी ने गिनाए और जिन मुद्दों का अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने जिक्र किया है, स्क्रीन पर हम चाहेंगे हमारे सहयोगी वो मुद्दे, जो 9 मुद्दे हैं सोनिया गांधी ने चिट्ठी, उसी ने लिखा कि मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है। वैसे तो आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है वह सभी मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ ही समय पूर्व मॉनसून सत्र के दौरान उठाए गए थे, सरकार द्वारा जवाब भी दिया गया था। ये मुद्दे हैं जो स्क्रीन पर हमने ग्राफिक्स बनाया है। तो वो कह रहे हैं कि ये खामखा मुद्दे लिख रहे हैं, ये मुद्दे पर तो बात हो गई, अविश्वास प्रस्ताव में इतनी घंटों चर्चा हुई, 2 दिन 2.5 दिन तक। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये मुद्दे ऑन एयर रखिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर मैं बोलना चाहती हूँ। प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं कि सरकार हमेशा तैयार रहती है मुद्दों पर बहस करने के लिए। सरकार ने कब महंगाई पर बहस करने के लिए तैयार हुए? समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था, समूचा विपक्ष कहता है अडानी पर जेपीसी घोषित करिए। कहां पे करिए इन लोगों ने घोषित जेपीसी? 750 किसानों की शहादत हो गई, एमएसपी पर एक कमेटी बनी, कौन सा डिसीजन आया उस कमेटी का? महंगाई पर चर्चा करो तो वित्त मंत्री खड़े होकर कह देती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। आप मणिपुर की हिंसा की बात कर रहे हैं, मणिपुर पर हमों को आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, बाध्य करना पड़ा आपको बोलने के लिए, नहीं तो आप उस चर्चा से भी भाग रहे थे। प्रधानमंत्री सदन ही नहीं आ रहे थे, सदन आए ही तब जब अविश्वास प्रस्ताव आया। और उस अविश्वास प्रस्ताव की बहस के बाद भी मणिपुर में हत्याएं और मणिपुर में आगजनी और मणिपुर में हिंसा जारी है। तो क्या फायदा हो रहा है? हरियाणा की हिंसा पर साफ तौर पे सामने है कि जिन लोगों का आप संरक्षण करते हैं वो इसमें मिले हुए थे। दिल्ली से 2 फलांग की दूरी पर गुड़गांव जलता रहा, आपने एक शब्द नहीं बोला। भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तो आप ऐसे भागते हैं जैसे आपको पता नहीं कौन सा भूत दिखाई दे गया। प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री पहले बाली में मिले, लाल शर्ट पहन के खड़े हो गए अफगानी में, और अब सुनते हैं कि प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में मिले थे चीन के राष्ट्रपति से। किसी को पता ही नहीं है क्या बात हुई वहां पर, क्यों नहीं 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति बन रही है। फिर जातीय जनगणना पर हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी नहीं लोग चाहते हैं जातीय जनगणना हो, सरकार अपना मन ही नहीं बना पा रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक सुबह एक एफिडेविट दायर करती है, कहती है जनगणना को लेकर कोई भी जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। शाम को एक नया हलफनामा दाखिल हो जाता है कि भाई वो पहला वाला निरस्त हो जाए, ये जो पार्ट हमने लिख दिया था पैराग्राफ 5 में वो गलत था। फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में टकराव। अरे भाई इतने सारे मुद्दे होते हैं राज्य सरकारों के बीच में, आप सिर्फ और सिर्फ सारा आप इन्वेस्टमेंट जो है वो भाजपा शासित राज्यों में ले जाते हैं। गुजरात सारा महाराष्ट्र का इन्वेस्टमेंट चला गया क्योंकि वहां पर आपकी सरकार आ गई, विपक्ष की सरकार चली गई। और अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक आपदा की। एक इतनी दैवीय आपदा से हिमाचल जूझ रहा है, वहां के प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री आपसे आकर मिले हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिले हैं, वित्त मंत्री से मिले हैं। क्या आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप वहां पर क्या सहायता दे रहे हैं? इन सब बातों का कोई तो जवाब होगा ना। आप कब तक मुद्दों से भागते रहेंगे? बेरोजगारी पर चर्चा आप नहीं करेंगे, महंगाई पर नहीं करेंगे, चीन का नाम तक नहीं लेंगे, और इधर उधर चीन वक्तव्य इशू करके कह रहा है मोदी जी के आग्रह पर मीटिंग हुई थी, मोदी जी के मंत्रालय कुछ और ही कह रहा है, पता ही नहीं चल रहा है देश को कि क्या बात हुई थी। तो मैं सिर्फ, और चीन अभी भी अतिक्रमण करके बैठा है। अभी राहुल गांधी जी लद्दाख से लौटे हैं, वहां पर लोकल लोगों ने बताया है कि जहां पर वो पहले तक जानवर चराने को ले जाते थे अब नहीं जा पा रहे, जहां पर सेना पहले तक गश्त करती थी नहीं करी। या तो सारा देश झूठ बोल रहा है और एक मोदी जी अकेले हरिश्चंद्र हैं हमारे युग के, या मोदी जी और उनकी सरकार झूठ बोल रही है और मुद्दों से भाग रही है।
और मैं और आप दोनों जानते हैं असलियत क्या है। एक सवाल तो ये भी है ना सुप्रिया कि देखिए, मोदी जी ने बहुत हसरत के साथ तमाम आप सब लोगों की आलोचनाओं के बाद सेंट्रल विस्टा बनवाया, प्रगति मंडपम बनवाया, नई संसद बनवाई 800-900 करोड़ खर्च करके। अब नई संसद का उन्होंने उद्घाटन किया, उससे पहले शिलान्यास किया। उद्घाटन में भी आप नहीं गए, शिलान्यास में भी नहीं गए। अब वो नई संसद को एक नई ढंग से शुरुआत करना चाह रहे हैं 19 तारीख को। अब आप उससे पहले रंग में भंग के लिए आप ये 19-9 मुद्दे लेकर आप बता रही हैं कि भाई नई संसद में पहले ही स्पेशल सत्र में आप महंगाई, बेरोजगारी, चीन पर बात करिए। तो आप लोग रंग में भंग करने पर आमादा हैं, इसलिए प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जब शिलान्यास हुआ था, बातें, सकारात्मक बातें करिए। सकारात्मक बात ही तो करते हैं, तभी तो भागते हैं ये लोग। इस देश के लिए सकारात्मक बात करो तो मोदी जी को चुभ जाती है, तो ये लोग छटपटाने लगते हैं। आपने दो चीजों का उल्लेख किया, शिलान्यास और उद्घाटन। जब शिलान्यास हुआ था इस नई संसद का और इस पूरे सेंट्रल विस्ता का, तो भाग्यवश हमारे देश के राष्ट्रपति दलित थे। वो एक ऐसी कम्युनिटी से आते थे जो सदियों से वंचित और शोषित रही है, श्री कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जो अब जी श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको बुलाने की जहमत ही नहीं करी थी मोदी जी ने, क्योंकि अगर वो आ जाते तो दो लोग फ्रेम में दिखने लगते, अकेले मोदी जी कैसे सारे फ्रेम में रहते। फिर उद्घाटन हुआ और ये गर्व की बात है कि हमारी देश की राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। उनको बुलाने की जरूरत नहीं समझी। तो आप और हमारा संविधान कहता है कि भारत का संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप संसद के एक भाग को ही, एक अंग को ही काट देंगे और फिर सोचेंगे हम लोग आके थाली पीटें और वहां पर आपके लिए ताली बजाएं। तो विपक्ष है ना हम आपके तमाशबीन, आपके चरण चंपक मीडिया थोड़े ही हैं। आपके चरण चंपक वो लोग थोड़े ही हैं जो बाजी मोदी जी करेंगे, जब लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे और आप बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे। हम वो लोग नहीं है, हम तो मुद्दे की बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के बाद से जिस कुंठा से, जिस ईर्ष्या से और जिस बौखलाहट से मोदी जी जूझ रहे हैं, वही उनके सनक का कारण है। और रंग में भंग डालने की जहां तक बात है, ये मोदी जी का प्राइवेट आयोजन तो है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो उनके कार्यालय में होने वाला आयोजन तो है नहीं, ये संसद की कार्यवाही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर इस देश के लोगों के बातों के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो संसद में चर्चा होगी किस बात की, कि आज मौसम बड़ा बेमिसाल है, आज कौन सा रंग पहना जाए, क्या खाया जाए, मैं एक अकेला सब पर भारी लेकिन मुझे 38 की जरूरत पड़ जाती है इंडिया को सामने देखकर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए, और इसका जवाब ये है कि ये देश अडानी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, चीन पर, मणिपुर पर, राज्यों पर, दैविक आपदाओं पर जवाब चाहता है, जो जवाब सरकार के पास नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो जवाब प्रहलाद जोशी ने 2 पन्ने की चिट्ठी में दे दी है, और चिट्ठी का जिक्र मैं लगातार कई बार कर ही चुका, तो एक तरह से अब जो आपने मुद्दे सोनिया गांधी ने लिखे, उन मुद्दों पर सरकार तो चर्चा कराने से रही, कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है 5 दिन का सत्र, जिसमें अब तक जो जानकारी है छन कर, जो सूत्रों के हवाले से, मैं नहीं जानता कि उसमें आधी हकीकत है, आधा सूत्रों से चल रही है। हाँ, सूत्रों से चल रही है। ऐसी सरकार है अजीत जी जिसमें अधिकृत व्यक्ति तो कोई बोलता ही नहीं है। यहाँ सारी रिपोर्टिंग, सारी कार्रवाई सूत्रों से होती है। मैं तो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के जिन चैनल्स पर जाती हूँ वहां पर कहती हूँ, आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती? एक खर्रा आ जाता है पीएमओ के चपरासी से, आप सूत्र कह के चलाने लगते हैं। तो कितनी अवमानना बेचारे उन चरण चंपकों की है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि पत्रकार इस दौर में बहुत सारे पत्रकार सूत्रकार बन गए हैं, तो सूत्रकार बन गए हैं तो उनको जहां से हिरेन जोशी के यहाँ से व्हाट्सएप आता है, कहीं से आता है, उसके हिसाब से बढ़ाते हैं। प्रहलाद जोशी ने लिखी चिट्ठी, खटक से लोग चलाने लगते हैं चिट्ठी। तो ये होता है। और इंडिया और भारत को लेकर विपक्ष को जितना ऐतराज होना चाहिए, उसका जवाब प्रवक्ता बीजेपी का दे, उससे ज्यादा पत्रकार दे रहे हैं कि भारत नाम है तो क्या दिक्कत है। अरे भारत नाम है, इंडिया नाम है, आपको इंडिया से क्यों दिक्कत है? ये हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन बात यह कि अब अगर नई संसद में होता है, नया घर बनता है, शुभ मुहूर्त होता है, रंग रोगन के साथ 800, 900, 1000 करोड़ की नई इमारत, तो वहां बहुत क्या बोले, बहुत शानदार आयोजन अगर है, तो क्या ये भी हम देख सकते हैं कि जैसे उद्घाटन के मौके पर विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया, अभी फिर तनातनी जैसी स्थिति है कि नई संसद के विशेष सत्र में विपक्ष के तेवर वैसे हों कि कोई बहिष्कार जैसी स्थिति हो जाए?
नहीं, मुझे लगता है जयराम रमेश जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा है कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम अटेंड करेंगे और वहां पर हम मुद्दे उठाएंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही ना, मोदी जी बड़े शौकीन तबीयत के आदमी हैं। मतलब शौक ऐसे पाले कि 900 करोड़ खर्चा कर डाले एक अपने इतिहास लिखने के लिए। लेकिन मोदी जी एक बात भूल गए कि इतिहास गारे चुने मिट्टी की इमारतों से नहीं लिखा जाता है, इतिहास बुलंद इरादों से लिखा जाता है। इतिहास तब लिखा जाता है जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दीजिए और अमेरिका जैसी ताकतों में आंख डाल के कहिए हम ये करके रहेंगे। इतिहास तब लिखा जाता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद रोना नहीं रोया जाता है और आईआईटी एम्स और स्पेस में जाने का मंसूबा रखा जाता है, हौसला रखा जाता है, उसकी नींव डाली जाती है। इतिहास तब लिखा जाता है जब जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है 750 किसान की शहादत पर। यह नहीं कहा जाता वो मेरे लिए नहीं मरे। इतिहास तब लिखा जाता है जब गरीबी हटाओ करके बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाता है। इतिहास तब लिखा जाता है जब सूचना, आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव उस भारत में रखी गई जहां पर पीसीओ से हम ट्रंक कॉल करते थे। इतिहास तब लिखा जाता है जब 1991 में आपको एक फॉल्टर्ड इकोनॉमी मिलती है और आप विश्व के लिए ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं और उसके बेनिफिट से एक नया मिडिल क्लास बनता है इंडिया में। इतिहास तब लिखा जाता है जब आप मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन जैसे बड़े बड़े अधिकार लाते हैं और 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर खींच लाते हैं। इनका क्या इतिहास है? इनका इतिहास है नोटबंदी, सारे देश को खड़ा करा दिया अपने पैसे के लिए लाइन में और सारा पैसा आरबीआई में वापस आ गया। इनका इतिहास है एक ऐसा जीएसटी, ऐसा गब्बर सिंह टैक्स जिससे लोग आज तक जूझ रहे हैं। इनका इतिहास है 11-11, 12-12 हजार लघु छोटे मध्यम उद्योगों का हर साल बंद हो जाना। इनका इतिहास है कि जो सुसाइड डेटा आ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसमें 1/4 दैनिक मजदूर हैं। इनका इतिहास ये है कि अडानी का महाघोटाला इनकी नाक के नीचे, इनके संरक्षण से, इनके कानून बदलने से होता है। दुनिया घोटाले की बात करती है, दुनिया की एजेंसीज उस पर तफ्तीश करती हैं, उसकी जांच करने का काम कर रही हैं। लेकिन हमारे यहां ना जांच होगी, ना प्रधानमंत्री अडानी का नाम लेंगे। यह है इनका इतिहास। इनका इतिहास यह है कि इनके जाने के वक्त आज देश इस बात को याद करता है कि मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में 8 साल के बच्चे को यह कहकर थप्पड़ पड़वाए जाते हैं कि वो मोहम्मडन है। इनका इतिहास यह है कि ट्रेन में एक आदमी बंदूक लेके खड़ा हो जाता है और नाम पूछ पूछ के 3 लोगों को मार डालता है। इनका इतिहास यह है कि इनके व्हाट्सएप से इतना गंदा घिनौना ज्ञान भेजा जाता है कि लोगों की अफवाहों के बूते पर हत्या हो जाती है। यह है इनका इतिहास। इनका इतिहास यह है कि मिजोरम, असम में गोलीबारी हो रही है, मणिपुर जल रहा है। इनका इतिहास यह है कि दिल्ली से प्रधानमंत्री के आवास से थोड़ी ही दूर पर गुरुग्राम धू करके जल जाता है और प्रधानमंत्री आंखों पर पट्टी डाल के बैठ जाते हैं। यह है इनका इतिहास। इनका लेकिन इतिहास वो तो कहेंगे यौन शोषण का आरोप लगा है, वो इनसे 2 फलांग दूरी सदन में बैठता है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। यह है इनका इतिहास। लेकिन वो तो कहेंगे कि हम इतिहास को रीराइट कर रहे हैं, हम इतिहास बदलना चाह रहे हैं, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई। भारत को असली आजादी 2014 के बाद मिली है। 2014 के बाद इतिहास लिखा जा रहा है, पुनर्लेखन है। उस पुनर्लेखन में पुरानी संसद हटेगी, नई संसद बन रही है जिसमें अब आप लोग दाखिल होंगे, शायद विपक्ष के लोग भी। 18-19 को नई इमारतें बन रही है, प्रधानमंत्री का निवास नया बन रहा है, सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का बन रहा है, नए विमान 8,000 करोड़ के आ गए, नई गाड़ियां आ गई। यहाँ बनारस में महादेव का मंदिर बन रहा है, उज्जैन में महालोक बन रहा है, महादेव लोक नाम है शायद, भूल रहा हूं। तो ये सब ये तो कहेंगे ना कि चांद पर जा रहे हैं, चंद्रयान जा रहा है। तो ये इतिहास नहीं है, इतनी चीजें हो रही है इस देश में और सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। अभी भी आपको पता होगा, आज हेडलाइन है, मोदी जी कह के गए अपने, देखिए स्क्रीन पर, अपने मंत्रियों से कि सनातन पर सख्ती से दें जवाब। हर जगह हेडलाइन आज यही है। तो ये तो कह रहे हैं कि इतिहास तो दरअसल 2014 के बाद हम बना रहे हैं, उसके पहले का इतिहास दागदार था और गुलामी का प्रतीक इंडिया है, उसको भी हटाएंगे। 2-4 आपने सवाल उठाए हैं अपने वक्तव्य में और उसका जवाब दे देती हूं। सबसे पहले तो आपने कहा इतिहास बदल रहे हैं। इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। और मोदी जी ने जो पुनर्लेखन कर बनाया है, जो भी करने की कोशिश, पुनर्लेखन नहीं होता। इतिहास एक बार बन गया है, इतिहास वही याद किया जाएगा। इतिहास आपने क्या बनाया है अपने 9.5 सालों में, उसका मैंने फलसफा दे दिया है।
आपने सनातन की बात करी और मैं इस पर एक लाइन जरूर बोलना चाहती हूँ। किस सनातन की आप बात कर रहे हैं? उस सनातन में तो कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू भी आपा। क्या है आपका राजधर्म? आपका राजधर्म यह है कि लोग भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से मर जाएं? आपका राजधर्म यह है कि हत्या और हिंसा बढ़ चढ़ के हो? क्या है आपका राजधर्म? और किस सनातन धर्म की आप बात करते हैं? वो सनातन धर्म जिसमें कोई अनुष्ठान बिना शांति पाठ के पूरा नहीं होता है। और शांति पाठ में हम अपने ग्रह नक्षत्र, हम नक्षत्र शांति, ग्रह शांति, वनस्पति शांति की बात करते हैं। उस शांत सनातन धर्म को आप एक गुस्से, हिंसा से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कर दिया आपने ये कर दिया कि बेरोजगार लड़कों को आप दूसरे धर्मों की इमारतों पर चढ़ा चढ़ाकर झंडे गड़वाइएगा, गोलियां चलवाइएगा। अरे अपने बच्चों को करिए, अपने बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए। ये असलियत है। ये सनातन ना धर्म के, सनातन धर्म में तो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, ब्रजभूषण सिंह शरण को अपने बगल में बिठाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर पे तब तक कार्रवाई नहीं करते जब तक कोर्ट टिप्पणी नहीं करता है। और आप सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म शिव और शक्ति का धर्म है और शक्ति का स्वरूप हर इस देश की महिला है। उसका सम्मान करेंगे आप? बेकार की बात करते हैं। उसके बाद आपने कहा बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है भाई इस देश में, मैं जानना चाहती हूँ। महाकाल का एक कॉरिडोर बना, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी थी। पहली आंधी आई, सारी मूर्तियां ध्वस्त हो गई। क्यों हो गई ध्वस्त? किसने करा वहां पर करप्शन? किसने भ्रष्टाचार किया? इसकी बात कौन करेगा? अयोध्या में नवरात्र के पहले मास्क फेंकता हुआ युवा वाहिनी का लड़का पाया जाता है। क्यों फैलाना चाहते हैं आप नफरत और हिंसा? मध्य प्रदेश में गणेश जी की मूर्ति गणेश चतुर्थी से पहले खंडित करने का, नाक काटने का काम बीजेपी का कार्यकर्ता करता है। क्यों करता है भाई? क्यों आप नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं? कौन ऐसा धर्म का अनुयायी है जो अपने ही ईश्वर के साथ इस तरह के दुष्कर्म करता है? आपके हाथ नहीं कांपे गणेश जी की मूर्ति खंडित करते हुए या अयोध्या में मंदिर में मांस फेंकते हुए? ये कौन से लोग हैं? ये कैसे लोग हैं? ये नाम बदल बदल के भीड़ में घुस जाते हैं। और क्यों घुस जाते हैं? अपना नाम बताएंगे किसी और धर्म का और बात करेंगे हिंदू सनातन के खिलाफ। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ बड़बोली बातें करते हैं। और जहां तक चंद्रयान की बात है, देखिए अजीत जी, चाहे चंद्रयान हो और चाहे सिलिकॉन वैली में भारत की पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए वो भारतीय हो जो भारत में पढ़कर गए, चाहे वो सत्या नडेला हो या वो सुंदर पिचई हो या वो पराग पटेल हो, ऐसे लोग जिन्होंने डंका बजवाया, वो किस व्यवस्था में पढ़कर गए? वो आपकी बेवकूफी की व्यवस्था में पढ़ के नहीं गए, वो उस प्रणाली में पढ़ के गए जिसकी नींव आजाद भारत में नेहरू ने रखी थी, जिसे आप विशेष नफरत करते हैं। वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के गए जिसकी नींव इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने रखी थी। आप बात करते हैं चंद्रयान की। चंद्रयान से पहले भी हम लोग गए। आज से इतने सालों पहले जब कैप्टन राकेश शर्मा से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, उन्होंने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करिए, इसरो का जो जन्म हुआ, जिस तरह से इसरो को बनाया गया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी ये बात समझने में वक्त लगा। आप ये सोचिए कि 200 साल की एक गुलामी के बाद देश निकल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे, वो देश खत्म हो गए, वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई, वहां पर अंतर्द्वंद से लोग खत्म हो गए। हम क्यों बचे रहे? क्योंकि हमने लोकतंत्र पर, इंस्टीट्यूशंस बनाने पर, लिबरल डेमोक्रेसी पर फोकस किया और इसलिए हम आज तक बचे हुए हैं और आगे भी बचे रहेंगे। क्योंकि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। और ऐसे टाइम पर जब दुनिया के देश आजाद होकर हमारे यहाँ लेवल्स ऑफ पॉवर्टी बहुत हाई था, इलिटरेसी बहुत हाई था, और ऐसे टाइम पर हम अंतरिक्ष में जाने का, ऊपर मतलब स्पेस में जाने का स्वप्न देख रहे थे और उसकी नींव रख रहे थे। कमाल कर, मतलब ये दूरदर्शिता कमाल की है। ये दूरदर्शिता को जितना सलाम किया जाए वो कम है। और हर व्यक्ति ने, मुझे ऐसा लगता है हर प्रधानमंत्री ने इस देश को आगे बढ़ाया। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप किस चीज के लिए याद किया जाना चाहते हैं? ये तो बताइए, किसी को समझाइए। मैं बता रहा हूं किस चीज के लिए याद किए जाएंगे। चूंकि आप लोग थोड़ा चश्मा आप विपक्ष का है, आप मोदी जी की अच्छी बातें नहीं देखती हैं सुप्रिया। मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अभी अमित शाह के हवाले से पता चला है कि 22 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। अभी एक आरटीआई से पता चला कि 9 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी नहीं।
22 साल से छुट्टी नहीं ली, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, खुद करीब करीब विश्व गुरु बन चुके हैं, इतनी चीज कर रहे हैं, 22 साल से छुट्टी नहीं लेने वाला कोई नेता जो गुजरात के मुख्यमंत्री जब से बने तब से आज तक छुट्टी नहीं ली। अब और क्या एक्सपेक्ट करती हैं? वो कहते हैं हम 4 घंटे 3.5 घंटे ही सोते हैं। एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर 22 साल 21 साल 10 महीने या जो भी है कार्यकाल कुल जमा 2001 से, तो 8,000 दिन हुए। इतने दिन से कोई आदमी काम कर रहा है 18 घंटे 19 घंटे, अब क्या अपेक्षा रखती है? मैं चाहती हूं मोदी जी तुरंत एक लंबी छुट्टी पर जाएं। भगवान करे वो छुट्टी लें। अगर वो छुट्टी लेंगे तो ये देश थोड़ा ठीक चलने लगेगा। इतने इतने घंटे काम करते हैं अजीत जी, और उसके बावजूद भी देश का ये हाल है। आप ये सोचिए फिर 24 घंटे करने लगेंगे तो क्या होगा। इतने घंटे काम करते हैं। 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी ने भी एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार थोड़ी किया था। लेकिन उनके छुट्टी ना लेने के कारण 2004 से 14 के बीच में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.5% थी। मोदी जी जो है छुट्टी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट मात्र 5.7% है एवरेज। तो उनके कार्यकाल के दौरान पैरों पे छाले और फफोले लिए हुए हमने मजदूरों को चलते हुए देख लिया। उनके छुट्टी ना लेने पर भी हमने तैरती हुई गंगा में लाशें देख ली। उनके कार्यकाल में छुट्टी ना लेने पर हम लोगों ने सड़कों पर बैठे हुए लोगों को बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर मरते हुए देख लिया। तो भाई छुट्टी ले लेते ना मोदी जी, क्यों नहीं ली इन्होंने छुट्टी? और ये जो प्रचारित प्रसारित किया जाता है, आरटीआई में भी झूठ बोला जाता है। मैं एक वीडियो देख रही थी, और वो वीडियो मोदी जी ने वो पुलवामा का अटैक जिस दिन हुआ था, जब 40 जवानों की शहादत हुई थी, और जब सत्यपाल मलिक ने उनको फोन करके बताया था और उनको चुप रहने के लिए कहा गया था, और मोदी जी ने बीच में शूट नहीं रोका था। मोदी जी ने पूरा शूट खत्म किया था, और उसके बाद वो घर गए थे और तब उन्होंने फोन पर बात करी थी। उस दिन उन्होंने मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स से कहा था, और बड़े साफ तौर से कहा था कि आज मैंने छुट्टी ली है। तो अब आरटीआई के माध्यम झूठ बोला जा रहा है क्या? मैं ये जानना। उन्होंने कहा था मैंने वेकेशन लिया है आज। जब प्रधानमंत्री कभी ग्रीस कभी अमेरिका घूमते हैं, तो ये जब जिस दिन घूमते हैं तो क्या छुट्टी नहीं है? ये छोड़िए इन बातों को। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को छुट्टी लेनी। अच्छा चलिए, वो मैं ऐड कर देता हूँ जो दर्शक देखना चाहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के जब इंसान छुट्टी पर, जब इंसान मैं सिर्फ ऐड करता हूँ, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, करिए एक चीज ऐड कर रहा हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी ने छुट्टी नहीं ली ऐसा प्रचारित प्रसारित चूंकि किया जाता है। आरटीआई का जवाब भी है, उसके हवाले से एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कहा था बेयर ग्रिल से इंटरव्यू के दौरान, जो अगस्त में 2000, जिसमें कहा कि मैंने 18 साल में पहली बार छुट्टी ली है एक दिन की, लेकिन इसमें कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है इसलिए मैं इसको नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं 18 नहीं, तब भी कॉपीराइट का इश्यू होगा उसके ऑडियो पे। तो उन्होंने कहा 18 साल में मैंने एक दिन की छुट्टी ली। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ऑन रिकॉर्ड कर चुके, मैंने ग्राफिक्स दिखाया, पूरा शो मैंने किया, फिर आरटीआई का जवाब पीएमओ से ऐसा क्यों आता है कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली? क्यों उसके बाद 2021 में फिर खुद ही मोदी कहते हैं कि मैंने 21 साल से कोई छुट्टी नहीं ली? मतलब 19 में कहते हैं मैंने छुट्टी ली 18 साल में एक दिन, 21 में कहते हैं मैंने 21 साल से छुट्टी नहीं ली। और मैंने जोड़ा एक बार कि अगर 21 में करें 21 साल से छुट्टी नहीं ली, वो सीएम बने 2001 में, और उसके बाद क्या उसके पहले 2 साल से छुट्टी नहीं ली, तो ये एक इस तरह से महामानव जैसी छवि उनकी गढ़ी जाती है। प्रचार प्रसार का तरीका है, ये एक छवि है जो बनाई जाती है अजीत जी, लेकिन असलियत के सामने वो छवि ध्वस्त हो चुकी है। विश्वगुरु किस बात के हैं आप, जब रशिया और चाइना एक साथ मिलकर हमारी नाक मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं? रशिया और चाइना जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपकी G20 में नहीं आ रहे हैं। 160 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। ये पहली बार है कि चीन का राष्ट्रपति नहीं जा रहा। इटली में भी जब हुआ, उनके यहाँ कोरोना था, उन्होंने वर्चुअली समिट को संबोधित किया था। ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन से विश्व गुरु हैं? दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है? दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित फाइनेंशियल डेलीज हैं वो लिख रहे हैं फर्म्स लिंक्ड टू मोदी, मोदी लिंक्ड फर्म अडानी। आप ये सोचिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार का वो जिक्र कर रहे हैं, उसकी छाप वो आप पर भी छोड़ रहे हैं। ये विश्वगुरु हैं आप? ये विश्वगुरु हैं कि आपने भारत का मखौल बना के रख दिया है? आप दिल्ली में G20 करा रहे हैं। अरे इंदिरा जी ने नाम कराई थी, एक दुकान नहीं बनती, सारा दिल्ली छावनी बन चुका है, कहीं कोई जा नहीं सकता, सारे बाजार बंद रहेंगे, सारे रूट डाइवर्टेड है, मेट्रो नहीं चले। ये क्या तरीका है भाई? एक आदमी की सनक का नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है, मैं दोबारा से कहूंगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपसे बात करने के लिए। और इस बहाने लंबी बातचीत हुई और मैं इसमें यकीन करता हूं कि जब सत्ता तंत्र के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए दर्जनों मुख्यधारा के चैनल हैं, तो विपक्ष की आवाज चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी जितना स्पेस मिले, हम सब कोशिश करते हैं कि वो आवाज देश दुनिया जनता के तक जाए। जनता को तय करना है कि आपके दिमाग को, आपकी चेतना को शून्य करने की जो कोशिश हो रही है उसका आप कैसे मुकाबला करें और दिमाग का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।